नरेटको माही का एनुअल कन्वेंशन है। नरेटको माही विमेंस विंग है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का में महिलाओं का भागीदारी बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली नरेटको एक 25 साल पुराना एसोसिएशन है विच वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ द हाउसिंग मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, एंड माही इज़ द विमेंस विंग। तो माही जो है वो जेंडर इंटीग्रेशन, वाटर सेविंग और स्किलिंग पे काम करता है, और ये सब वॉलंटियरली वर्क करते हैं। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और इस सेक्टर को ज्वाइन करें और तरक्की करें और सीनियर मोस्ट पोजीशन पे जाएं। तो हम उन्हें हेल्प करते हैं हर तरह से, जिस तरह से भी हम हेल्प कर सकें, ताकि उनकी जर्नी स्मूथ हो और वो सक्सेसफुल हो। इससे महिलाओं को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? देखिए, महिलाएं पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा घबराती हैं इस सेक्टर में आने के लिए। जब ज़्यादातर लोग जब दूसरे ऑप्शन नहीं होते तब देखते हैं कि अच्छा रियल एस्टेट में चले, तो ऐसा कोई हवा नहीं है, ना कोई ऐसी डरने की बात है, क्योंकि जैसे बाकी सेक्टर होते हैं वैसे ही बहुत प्रोफेशनल है आज की डेट में रियल एस्टेट सेक्टर। तो चाहे वो आर्किटेक्ट हो या सिविल इंजीनियर हो या सेल्स मार्केटिंग में हो, लॉयर हो, फाइनेंस की हो, बहुत सारी एवेन्यूज़ उनके लिए इस सेक्टर में हैं। तो मैम, देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? यही कि बिल्कुल निडर होके आगे बढ़िए, और हर सेक्टर में अगर 50% मेल है तो 50% फीमेल्स को होना चाहिए। थैंक यू। इसमें फाइनेंस करने वालों को और डेवलपर्स को साथ बिठा के और उनकी समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। रियल एस्टेट एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। रोटी, कपड़ा और मकान भी उतना ही इम्पोर्टेंट है पर पूरे हर परिवार के लिए जितना रोटी और कपड़ा है। और मकान को बनाने के लिए, मकान के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, कंज्यूमर को भी चाहिए और साथ साथ में जो डेवलपर है जो बनाता है उसको भी चाहिए। तो जब तक ये फाइनेंस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम जितनी गति से और जितनी ज़्यादा मकान बनाना चाहते हैं उतने मकान नहीं बन सकते। इस विषय में समस्याएं हैं, अगर साथ बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेंगे। और मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म इस तरह के सोल्यूशन प्रोवाइड करने में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद। भारत सरकार से क्या मतलब कॉन्क्लेव एक्सपेक्ट करते हैं? जी, भारत सरकार पॉलिसी बनाती है और भारत सरकार टैक्सेशन के संबंध में भी बहुत सारे काम करती है। तो ये इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम में और टैक्सेशन में बहुत सारे विषय हैं जिन पर डिस्कस करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अर्बन प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में और रूरल प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम में करोड़ों मकान बनाए जा रहे हैं। तो सरकार फाइनेंस करती है, उसी तरह से सरकार टैक्सेशन में बेनिफिट्स देती है ताकि लोग अपना घर बना सकें। इसी तरह के पॉलिसी इशूज, स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए, कितनी लगनी चाहिए, ज़मीन का कन्वर्शन एग्रीकल्चर से अर्बन में और रेसिडेंशियल और कमर्शियल में आसानी से हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे इशूज ये हैं जो केवल सरकार के साथ बैठ के सोल्यूशन हो सकते हैं। अभी सरकार क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, ये इनके जो विचार विमर्श होगा और इनके रिप्रेजेंटेशन में सरकार प्रतिनिधि में आएंगे और वो सोल्यूशन निकालेंगे। इस कॉन्क्लेव के बाद रियल एस्टेट कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो मैंने बताया ना, सबसे ज़्यादा उनकी उम्मीद ये है कि उनको ये काम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। ज़मीन को खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, ज़मीन में कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और फिर उसको मार्केट करने तक काफ़ी इसमें समय भी लगता है। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक के प्रोजेक्ट होते हैं, तो काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होता है। वो पैसे में से कुछ तो कंज्यूमर दे देता है, लेकिन आजकल बहुत सारे रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन फाइनेंस कंज्यूमर से कम मिलने लगी है। तो वो फाइनेंस कहाँ से लाए? या तो अपने रियल एस्टेट डेवलपर खुद लगाएं या फिर फाइनेंसिंग एजेंसीज उसको उपलब्ध कराएं। फंड जो आते हैं NBFC से वो उपलब्ध कराएं। तो वो सब इश्यूज चर्चा करते हैं, तो एक उनके सोल्यूशन। रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, अगर हम कोई भी बैंक में जाए तो हमको फाइनेंस की कोई भी गुंजाइश नहीं रख सकती उधर। उसके बाद में हम कहाँ पर जाएं, NBFC में जा रहे थे। NBFC में जाए तो क्या हो रहा है, NBFC इज़ ऑल्सो अंडर RBI,
NBFC, of course, with all the historic reasons, कुछ हुआ है, जो भी रीज़न है वो प्रॉब्लम है, हमको NBFC से प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है, सबसे प्रॉब्लम है। ये जो भी प्रॉब्लम्स हमको फाइनेंस नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हो रहा है, नया प्रोजेक्ट सब अटके हुए हैं, सबके पास बहुत सारे के पास लैंड्स है, फिर भी वो प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हो रहा है। उसके अलावा अभी जो भी पहले का प्रोजेक्ट्स था, अभी बहुत सारा स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स भी है। ये स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा पास स्वामी फंड का, SBI कैप का जो हमारा साथी है अभी, वो स्वामी फंड का भी हमको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा था। बट क्या हो रहा है, उनका मैंडेट होता है, उनका मैंडेट में बहुत सारा रूल्स होता है, और वो रूल्स को निभा कर उनको फंड होने के लिए हो नहीं पा रहा है। अगर चाहे तो भी वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, उनको फर्स्ट चार्ज होने की ज़रूरत है, फर्स्ट चार्ज जो नहीं मिल रहा है, फर्स्ट चार्ज दूसरा बैंक में वो लोन लिया है तो वो ये बैंक को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। ये सब पॉलिसी मैटर्स है। ये पॉलिसी मैटर में क्या हो रहा है, हमको बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हमको और तरीका क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमको इधर बैंकर्स भी अटके हुए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, फाइनेंस बिल्डर्स भी अटके हुए हैं। अभी इससे तो हल निकालना पड़ेगा। नरेटको बीइंग ए वेरी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिंग बॉडी, हम क्या कर रहे हैं, सब बैंकर्स को और बिल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये नरेटको फाइनेंस कमेटी के तरफ से हमारा ये कॉन्क्लेव बना रहा है। ये कॉन्क्लेव से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, पहला है हमको स्ट्रेस प्रोजेक्ट से उनको बाहर निकालना है। दूसरा है हमारा नया प्रोजेक्ट्स के लिए हमको लोन मिलना चाहिए। अभी तीसरा है ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स जो भी है, जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से एक्सटेंडेड है, उसको हम कैसे रियल एस्टेट के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स का मायने रख के हम उधर फाइनेंस देते हैं, 35% फाइनेंस मिलता है, 30% प्रमोटर देता है, बाकी 30-35% हमको सेल्स से आना पड़ता है। सेल्स क्या है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। उसको प्राइमरी सोर्स रख के प्रोजेक्ट किया तो कभी नहीं आता है तो वो प्रोजेक्ट रुक जाता है। सर, क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से आप कॉन्क्लेव कर रहे हो, जो कंपनीज हैं रियल एस्टेट कंपनीज को भला होने वाला है यहाँ से, जो उनकी रिक्वायरमेंट है? वही अभी क्या कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा सभी प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने के लिए हम किसी को नहीं बोल सकते हैं अभी, इसीलिए इधर वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इन दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो बनाया है, बैंकर्स को भी बुलाया है और अपना बिल्डर्स भी हैं। अभी उनके मुंह से सुनते हैं, क्योंकि पूरा मिस्टेक बिल्डर्स का नहीं है, पूरा मिस्टेक बैंकर्स का भी नहीं है। तो क्या हो रहा है, ऑल दिस बैंकर्स एंड बिल्डर्स, वी हैव टू कम टू ए कॉमन प्लेटफॉर्म एंड वी हैव टू डिस्कस, उसको मिलजुल के बात करके हल करना है। तो इसके तौर पे ये पूरा का कॉन्क्लेव बन रहा है। साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उसका लगभग बराबर का पार्टिसिपेशन है। तो एक बहुत अच्छी, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सक्सेस रेट है इवेंट। अच्छा, क्या गवर्नमेंट से भी इसको कुछ आपको क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका काम है कानून और रेगुलेशन बनाना, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। तो आज की जो अभी इसके बाद एक और सेशन हो रही है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, हम उसमें कुछ स्टेप्स बताएंगे जिससे कि गवर्नमेंट वो स्टेप्स ले सके कि किस तरह से रियल एस्टेट को और मजबूत बनाया जाए, जैसे जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है और फटाफट उसको डिलीवरी कर दें। आप एक तरफ रेरा कानून बनाते हो जिसके तहत आप कहते हो कि बिल्डर पर प्रेशर बने एक तरह से कि वो फटाफट डिलीवर करें, बट साथ साथ में उसको उस तरह की फाइनेंसिंग, उस तरह की उसकी माल की बिक्री भी होनी चाहिए। तो बना कैसे पाएगा? तो वो एक जो उसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें जो समन्वय बना रहा होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। नरेटको जो है कब से है और क्या आगे इसका? नरेट क्योंकि एक इंडस्ट्री बॉडी है, ये अपने आप एक इंडस्ट्री की अपनी डिमांड के हिसाब से बनी है। मतलब ऐसे नहीं कि 3 लड़कों ने मिलकर बोला चलो नरेट को बना, ऐसा तो नहीं हुआ। राइट, इट्स डिमांड जो अंदर से निकल के आई है लोगों की तरफ से जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जो जेनरिक डिमांड जिसकी आती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उल्टा ये बड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर इसमें साथ में जुड़े और ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इन्वेस्टर्स का और डेवलपर्स का, ताकि एक वैलिडेशन मिलता है। जब आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म में मिलते हैं तो 2 लोगों को एक दूसरे की वैलिडेशन मिलती है कि हाँ भाई ये जेन्युइन आदमी है, बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हो दूसरे के साथ। तो बस हमारा तरीका यही था कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, तो उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने हम आए। आज
रियल इस्टेट में अगर आप देखो फाइनेंस है ना, फाइनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हुआ है। रेरा के पहले क्या होता था कि हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे और हमको पैसे मिलना चालू हो गया। आज जब तक हमको पूरी सीसी नहीं मिलती है तब तक हम पूरी मीटिंग नहीं कर सकते। सीसी तक हमारे काफ़ी पैसे इन्वेस्ट मिल जाते हैं और उसके बाद अगर हम लोग वो भी फ्लैट वगैरह मकान बेचेंगे उसके पैसे भी हमको रेरा में स्कूल में रखना होगा। तो ऑलवेज फाइनेंशियल का जो गैप होता है वो क्रिएट होता है और उसके लिए वायबिलिटी फंडिंग करनी पड़ती है। आज अगर आपने अक्सर देखा होगा तो जितने भी बड़े डेवलपर हैं, टाटा बोलो, महिंद्रा बोलो, एल बोलो, या गोदरेज, इन सभी को पैसा बहुत इजीली मिल जाता है। हालांकि उसमें रहेगा हीरा या बाकी जो भी एक ग्रेड डेवलपर उनको सारे लोगों को पैसा मिल जाता है। लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटी है, छोटे मोटे डेवलपर हैं, उनको ना तो कोई पैसा देता है, ना उनके पास कोई एक्सेस होता है, ना उनके पास कोई अप्रोच होता है। तो हमने सोचा है कि बाबा क्या होता है कि अगर इन डेवलपर के तरफ अगर आज ध्यान नहीं दिए, प्रोजेक्ट चालू कर दिए तो ये प्रोजेक्ट 2-3 साल में स्ट्रेस हो जाएंगे और स्ट्रेस होने के बाद उनके ऊपर कोई ना कोई सरकार निकालेगी, कोई फंड निकालेगी। तो हमने सोचा उसके पहले ही हम जितने भी लोग आज देखो, 2 चीज़ें, पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन और पैसे लेने वालों की कमी नहीं है। इतना ये है कि जो बोलते हैं उनको एक भरोसा चाहिए। और नेरल को मैं मानता हूँ कि आज अगर नेरल को है, नेरल को अगर उनको गेम करता है, फैसिलिटेट करता है, तो जो भी फाइनेंस है या फंड हाउस हो उनको भी एक भरोसा आता है और ये डेवलपर को किसी भी पैसा मिल जाएगा, अच्छे ब्याज दर पर मिलेगा, कम ब्याज दर पर मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।